हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग एज ए प्योरिफिकेशन मेथड एंड एज ए सेपरेशन मेथड दोनों तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एयर के कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एयर एक मिक्सचर है, तो एयर किस किस का मिक्सचर है, तो एयर में नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर गैस को सेपरेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। यानी कि हम लोग यहां पर आज जो हमारी गैसेस हैं उनको ऑब्टेन करने वाले कहां से, एयर में से, ठीक है। सो उसके लिए यहां पर मैंने पूरा एक सेटअप बना के रखा है, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर में आपके आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगने वाले हैं, जिसमें आप लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। जिसमें आप लोग को सबसे पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और क्या पता होना चाहिए, सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था अपने पहले लेसन में। पहला लेसन कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था, उसका आज आप लोग को पता होना चाहिए। उसमें कौन सा, तो देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से किसी मैटर के स्टेट पर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग को देखना है। क्या इफेक्ट होता है बताओ। तो देखो मैं बता देता हूं। देखो हम लोग के पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, सपोज वी हैव अ सॉलिड सब्सटेंस। अगर मैं इस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, हीट दे रहा हूं। तो सॉलिड को जब मैं हीट दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। देखे हो ना, सॉलिड को जब मैं हीट दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा। और अगर फर्दर मैं लिक्विड को भी हीट दूं तो, अगर मैं लिक्विड को भी हीट दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। आप लोगों ने बर्फ लिया था, बर्फ को हीट किया, हीट करने से वो लिक्विड बन गया, अब वो लिक्विड बन गया यानी कि वाटर बन गया, वाटर को और हीट किया तो उसके वेपर बन गए यानी कि वो गैस बन गया, ठीक है। तो सेम ऐसे अगर हम लोग हीट करने से जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से गैस में आ रहा है, तो अगर मैं कूल करूंगा तो गैस से सॉलिड में नहीं चला जाएगा, चले जाएगा ना। यानी कि जब मैं कूल करूंगा तो कूल करने से क्या होगा, जो हमारा गैस रहेगा वो लिक्विड बन जाएगा। और अगर मैं लिक्विड को कूल करूंगा यानी कि ठंडा करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ऐसे एग्जांपल हम लोग बहुत सारे देखते हैं। जैसे कि गैस में हम लोग वेपर्स लिए, मान लो आप लोग जो खाना बनाते हो उस खाने को ऊपर ढकना रखते हो, जैसे आप लोग उस ढकने को हटाते हो तो आपको ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती होंगी ना। वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअल में क्या रहती है, वो वेपर्स कंडेंस्ड होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है, ठीक है। अब अगर उन वाटर ड्रॉपलेट्स को मैं इकट्ठा कर लूं तो वो वाटर ही रहेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि वो कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और अगर मैं उसको कूल कर दूं यानी कि फ्रीज कर दूं तो फ्रीज करने से क्या वो सॉलिड नहीं बन जाएगा, आइस नहीं बन जाएगा, वही। तो हम लोग को इतना समझ में आया कि जैसे जैसे मैं हीट देते जाता हूं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं कूल करते जाता हूं तो जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती जाती है। ये हम लोग ने देखा, समझ में आया इतना। ये तो मैंने पुराना रिवाइज करवाया है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी, सो आज आप लोग को ये जो है ना, याद करो अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने ऐसा कुछ बनाया था। ये क्या था, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें हम लोग कुछ कुछ ग्लास बीड्स भरते हैं। वो ग्लास बीड्स किस लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। उसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि इथेनॉल लिया था, वाटर लिया था, इथेनॉल और वाटर। अब देखो सबसे पहले तो डिस्टिलेशन दो टाइप के हैं भैया, कौन कौन से हैं, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं। सो देखो दोनों का यूज कब किया जाता है, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। किसको, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। मिसिबल लिक्विड्स यानी जो एक दूसरे में अच्छे से घुले मिले रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे में अच्छे से, जिनका एकदम अच्छे से मिक्सचर रहता है, उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता उनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। अब वो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने दो प्रोसेस देखा, कौन कौन सा, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन देखा और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा। अब सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब जो हमारे दो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या तो 25 केल्विन से ज्यादा
ज़्यादा होगा तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से कम है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। समझ में आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। देखिए, अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन नहीं देखा है ना, तो उसका आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले मैं चाहूँगा आप लोग उसको देख लीजिए, ताकि ये जो सेटअप है ये बहुत ईजिली आप लोग को समझ आ जाएगा, बहुत ईजिली, समझ लो, ठीक है। सो मैं चाहूँगा पहले उसको देख लीजिए, तो आप लोग को ये आसान समझ आ जाएगा। अब मैं फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो हम लोगों ने ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया था, और नीचे हम लोगों ने एक कंटेनर में क्या लिया था? इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया था। अब इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनके बीच के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से कम है। सो हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया था, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इथेनॉल का जो टेम्परेचर था वो कम था, वो 78 केल्विन था। तो 78 केल्विन से वो ऊपर जा रहा था, 78 डिग्री सेल्सियस था। तो 78 डिग्री सेल्सियस से वो ऊपर जा रहा था, तो वो 25 केल्विन से कम ही था। सो इथेनॉल जो है, इथेनॉल के वेपर्स बनकर ऊपर जाते हैं, साथ में वाटर के भी जाते हैं। तो वो जो ग्लास बीड्स रहता है ना, वो दोनों को कंडेंस करने की कोशिश करते हैं, और दोनों में से वाटर को कंडेंस करके वो नीचे वापस भेज देते हैं, और इथेनॉल को उधर ही रखते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस अभी मैं फिर से आपको रिवाइज तो नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने पूरा एक सेटअप बनाया था, ठीक है। ये वाला सेटअप अलग है, उसके लिए हम लोगों ने पूरा एक सेटअप बनाया था। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले उसको देख लें, आप लोग को इजीली समझ आएगा। नहीं तो हो सकता है आप आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होगी। कहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। फिर यहाँ पर जो प्रोसेस होगा ना, उसमें आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आज के लेक्चर में आप लोग अपना जो टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी का, उसको लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर तो बनाई ही है, साथ में एक बार आप लोग उसमें भी देख लीजिए कि उसमें कैसे बना हुआ है। उसमें भी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा कलर विलर ज्यादा किया रहेगा ना। सो आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम लोग को यहाँ पर डिफरेंट जो गैसेस है उनको सेपरेट करना है एयर में से। तो हम लोग उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही क्यों यूज करेंगे? सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करने का जो एक कंडीशन है, उस कंडीशन में ये भी लिखा है कि जिन दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। और आज हम लोग जिनको अलग अलग करने वाले हैं, उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है। दैट्स व्हाई वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंस्टेड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन की जगह पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन यहां पर नहीं लग सकता, क्योंकि जिन दो लिक्विड्स को हमें अलग अलग करना रहता है उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज्यादा होगा तो सिंपल डिस्टिलेशन, अगर कम हो गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट एम आई सेइंग कि अगर 25 केल्विन है, इससे कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो यहां पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम लोग यहां पर सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ये मैं बोल रहा हूं, समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बचा जो अपना 1% में, एटमॉस्फेयर में टोटल 100% गैसेस तो होंगे, तो उनमें 78 तो नाइट्रोजन हो गया, 21 ऑक्सीजन हो गया, और बचा जो 1%, उस 1% में कौन कौन आता है? उस 1% में आता है अपना आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर कुछ और गैसेस भी आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है? वो 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन से कम है। सो देखो हम लोग यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले तो बात है, अगर ये एयर का मिक्सचर है, ये चारों को मिला करके क्या बनता है? ये चारों को मिला करके बनता है एयर। क्या बनता है? एयर बनता है। अब मेरे को चाहिए कि मैं इनमें से ऑक्सीजन को अलग कर दूं। क्यों भैया ऑक्सीजन को क्यों अलग करना है?
इतने सारे मिक्सचर हैं, इधर इतने सारे गैसेस हैं, उनमें से मेरे को ऑक्सीजन ही क्यों अलग करना है? तो ऑक्सीजन इसलिए अलग करना है क्योंकि हम लोग के डेली लाइफ में यूज ज्यादा ऑक्सीजन का होता है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में भी जो ऑक्सीजन भरी जाती है वो कैसे भरी जाती है? एटमॉस्फेयर में ऐसा थोड़ी है सिलेंडर एक उठा लिया और ऐसे घुमा दिया उसको, इधर जितनी ऑक्सीजन रहेगी वो सारी उस सिलेंडर में भर जाएगी। ऐसे नहीं होता ना। ऐसे अगर होगा तो उसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगा, आर्गन भी आ जाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, और बाकी थोड़ी मोड़ी वो और गैसेस बची हैं जो कि छोटी छोटी हैं, मतलब ऐसे उनका ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए उनको मैंने नहीं लिया है। जो मेजर है उनको मैंने लिख दिया है। तो ऐसे थोड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है। वो कैसे भरी जाती है? वो ये जो प्रोसेस है इसको यूज करके ऑक्सीजन को इस एयर में से सेपरेट किया जाता है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में भर देंगे इस प्रोसेस से, ठीक है। सो हम लोग इसलिए ऑक्सीजन अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग कब करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब जिन दो मिसिबल लिक्विड्स को हमें अलग अलग करना रहता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से कम का होना चाहिए। यानी कि मेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग किस किस को अलग कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं देख रहा हूं, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां पर मैं देख रहा हूं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी तो गैसेस हैं। तो अगर ये गैसेस हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैं सिर्फ लिक्विड को सेपरेट करने के लिए अलग यूज करता हूं ना, लेकिन ये सारी तो गैसेस है, तो मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कैसे करूंगा? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग ये कर देंगे कि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सब है तो गैसेस, मेरे को वो पता है, लेकिन मैं इन सारे गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूंगा, और जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लग जाएगा और हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर सिलेंडर में ऐसे ऐसे उसको ऐसे, मान लो ये सिलेंडर है तो हम लोग को ऐसे तैरा कर भरने की जरूरत नहीं है हवा में, हम लोग इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भर लेंगे सिलेंडर में। समझ में आया कि मैं क्या करूंगा? ये सारी गैसेस दिख रही हैं, इन चारों गैसेस को मैं पहले लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद अपने जो प्रोसेस है लगा दूंगा। अच्छा, उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो देखो, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उनको कूल करते हैं। अरे देखो, ये सारी गैसेस है ना, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने बताया था, इधर लिखा था सॉलिड और उसके बाद लिखा था लिक्विड और उसके बाद लिखा था गैस। अगर हम लोग को सॉलिड से गैस चाहिए तो मैं हीट करूंगा, फिर से लिक्विड से गैस चाहिए तो हीट करूंगा, और अगर मेरे को गैस से लिक्विड जाना है तो मैं कूल करूंगा। ऐसा लिखा था ना, गैस से लिक्विड जाना है तो मैं कूल करूंगा। तो वैसे ही अगर इन चारों गैसेस को मैं ठंडा कर दूं, कूल कर दूं, तो ये सारे लिक्विड बन जाएंगे, और लिक्विड जैसे ही बनेंगे उसके बाद मैं अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, उसको अप्लाई कर दूंगा। बोलिए, समझ में आया? उसको अप्लाई कर दूंगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है आज के पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा कि हम लोग ये जो गैसेस हैं उन गैसेस को सबसे पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट करें। भैया आप लोग खुद देखो ना, ये तो हम लोग ने ऐसा केमिस्ट्री की भाषा में समझा, थोड़ा जनरल अपने आसपास की चीज़ों में देखते हैं। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें नीचे जो खाना रहता है उसमें पानी भी रहता है, पानी रहता है और उसके ऊपर हम लोग ढकना रख देते हैं, ठीक है, ढक्कन रख देते हैं। अब पानी उबलता है, वेपर्स बनता है, बॉयल होता है। तो जब वो वेपर्स बनता है यानी कि वो कैसा रहता है? गैस रहता है। कैसा रहता है? गैस रहता है। वेपर्स बन रहा है तो गैस ही तो होगा। तो वो ऊपर जाकर के वो जो ढकना रहता है उधर जाकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो जब वो कूल हो जाते हैं तभी तो हम लोग को लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, समझे? तभी तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। तो वही तो हो रहा है। ये जो गैसेस है इनको मैं कूल कर दूंगा तो मेरे को लिक्विड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जैसे ही लिक्विड मिला तो दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर दूंगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग मेजर एयर के चार ही कंपोनेंट्स को लेकर चलेंगे। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, क्योंकि बाकी इसके अलावा और जो अदर गैसेस बचे ना वो बहुत कम क्वांटिटी में रहती है, सो उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो यहां से आता है, यहां से ये प्रोसेस ऐसे शुरू होकर यहां पर हम लोग को लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे उल्टा मत चले जाना, यहां से यहां पर आना है। तो यहां से यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है?
सबसे पहले लिखा है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है बताओ? तो फिल्टर जो भी हम लोग की चीजें होती है उनको साफ करता है। आप लोग के घर पे आरओ होगा, वो भी एक फिल्टर मशीन है। वो फिल्टर मशीन क्या करती है बताओ? वो फिल्टर मशीन वाटर में जो थोड़े इम्प्योरिटीज रहती है उनको अलग अलग कर देती है। तो सेम ऐसे ही हम लोग को सेपरेट किसको करना है? हम लोग को एयर जो है, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चारों में से मेरे को किसको, ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। लेकिन एयर में बोला तो सिर्फ एयर ही रहती है क्या? एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल को थोड़ी अलग अलग करना है। तो डस्ट पार्टिकल को भी फिल्टर मशीन अलग अलग कर देगी और हम लोग के पास यहां पर सिर्फ इससे एयर अंदर जाएगी। फिल्टर मशीन क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल को अलग अलग कर देगी, यहां से सिर्फ एयर अंदर जाएगी। अब एयर अंदर जाएगी तो यहां पर पता है क्या होगा? उस एयर को बहुत मारा जाएगा, पंच। जैसे ही एयर अंदर आए उसको कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से, कोई इधर से, ऐसा पंच मारा जाएगा। देखो ये दोनों पंचिंग मशीन लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे मारेंगे उसको, ऐसे ऐसे मारेंगे। अब बताओ मारेंगे तो क्या होगा? तो मारेंगे तो यहां पर क्या होगा पता है? यहां पर वो जो गैसेस रहेंगे ना, जो एयर के पार्टिकल रहेंगे, अच्छा मारा जाएगा मतलब यहाँ पर उनका कंप्रेशन किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा उस एयर को। एयर अंडर प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? उस एयर को कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। अच्छा यहाँ पर कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस क्यों करेंगे भैया? अरे भैया जब उसको कंप्रेस करोगे तभी तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे। अब देखो मान लो एयर के दो पार्टिकल हैं, अब वो जब आपस में ऐसा भिड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। और जब भी कोलाइजन होता है, यहाँ पर एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोलाइजन शुरू होगा, और जब भी कोलाइजन होता है तो हीट रिलीज होती है। ये हम लोगों ने देखा है ना, हीट रिलीज होती है। जैसे आप लोग ऐसा मान लो आप लोगों ने मतलब ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी, आपका फ्रेंड ही है, आपके फ्रेंड को आपने खींच के एक मारा, तो आप लोग जैसे उसको मारोगे तो आप लोग को थोड़ा सा गर्म लगेगा। यानी कि जैसे ही कोलाइजन हुआ, हीट रिलीज हुई ना, जब दो चीज़ें ऐसे टकराती हैं तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है, ऐसा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने बहुत सारी जगह आसपास देखते ही हैं। तो सेम यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स जो हैं आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने से क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी। हीट क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब आपस में ऐसे कोलाइड करेंगे तो उनका जो मोशन तेज तेज होने लगेगा। सो जैसे कोलाइड करेंगे तो हीट बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर हीट बढ़ जाएगी। सो यहाँ से कौन सी हवा जाएगी? हॉट एयर, यानी कि गर्म हवा यहां से जाएगी। इतना समझा? ये डस्ट पार्टिकल को यहाँ से हटा देंगे, फिर एयर अंदर जाएगी, उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ है जो कि ऐसे एयर को कभी इधर से मारेगा, कभी इधर से मारेगा, ये दोनों मारते रहेंगे एयर को, और एयर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में ऐसे ऐसे टकराते रहेंगे। और जब भी दो चीज़ें कोलाइड करती हैं तो हीट रिलीज होता है, यानी कि गर्मी बढ़ती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है। सो यहाँ से गर्म हवा अंदर जाएगी, हॉट एयर अंदर जाएगी। अब क्या करेंगे? अब देखो हॉट एयर अंदर तो जा रही है, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या करेंगे भैया? देखो इधर लिखा है ना, वाटर आउट, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। यानी कि ये जो पाइप लगाए, ये पाइप लगाए ऐसा राउंड राउंड में, ऐसा राउंड राउंड में एक पाइप लगाए। इस पाइप से हम लोग इधर से एकदम ठंडा ठंडा पानी भेजेंगे, और उधर से वो ठंडा ठंडा पानी गर्म हो जाएगा तो निकाल लेंगे। कैसे हो जाएगा? इधर देखो, यहाँ से गर्म हवा जा रही है, गर्म हवा जाएगी तो गर्म हवा कभी ना कभी इधर भी जाएगी। अरे इसलिए तो ये रास्ता बनाया गया है, गर्म हवा कभी ना कभी इधर भी जाएगी। सो जब गर्म हवा कभी ना कभी इधर भी जाएगी तो उस गर्म हवा को, ये जो हम लोगों ने लगाया ना फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यानी कि ये हम लोगों ने एक तरह से समझ लो हम लोगों ने वाटर कंडेंसर लगाया है। सो वाटर कंडेंसर ये क्या करेगा? ये जो गर्म हवा यहां से आ रही है उसको ठंडा करने का काम करेगा। क्या करेगा? ठंडा करने का काम करेगा। कैसे ठंडा करने का काम करेगा? सो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एक बंद डिब्बा ले लो, उस बंद डिब्बे में मैं एक तो गरम गरम चाय रख रहा हूं, और क्या रख रहा हूं, और एक तो गरम गरम चाय रख रहा हूं, और एक कप में एकदम गरम गरम चाय, और दूसरे कप में एकदम ठंडा ठंडा पानी। अब उसके बाद क्या होगा आप लोग बताओ? अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद कुछ देर बाद आप लोग देखेंगे कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पर होती है। कहाँ से कहाँ पर? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? जो हम लोगों ने गर्म चाय रखी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो हम लोगों ने ठंडा पानी रखा उसका टेम्परेचर कम है। तो जो गर्म चाय का जो टेम्परेचर रहेगा वो ठंडे पानी के पास चले जाएगा। गर्म चाय का जो टेम्परेचर रहेगा वो किसके पास चले जाएगा? ठंडे पानी के पास चले जाएगा। समझ में आया? अरे हम लोगों ने खुद देखा है ना कि हम लोग
मान लो कहीं बंद डिब्बे में रखना भी नहीं, हम लोग चाय ऐसे ही बनाकर रखते हैं तो वो तो ऐसे ही ठंडी हो जाती है। तो होता क्या है, वो जो अपना टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है ना, वो अपने सराउंडिंग में बांट देती है टेम्परेचर, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना, हीट जो है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो जो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है वो अपना टेम्परेचर कम टेम्परेचर वाली बॉडी को दे देती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर हॉट एयर आ रहा है यानी कि गर्म हवा आ रही है और यहाँ से हम लोग ठंडा पानी निकाल रहे हैं। तो ये जो अब हम लोग को काम क्या करना है वो भी समझो, हम लोग को इस गर्म हवा को ठंडा करना है। तो इस गर्म हवा को ठंडा कैसे करेंगे, ये गर्म है तो हम लोग इसके बाजू में कोई ठंडी चीज ले आएंगे, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सो इसका टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर का टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर के पास चले जाएगा, यानी कि हॉट एयर का जो टेम्परेचर होगा वो इस वाटर के पास चले जाएगा ना, वो इस वाटर के पास चले जाएगा। सो यहां पर जो एयर रहेगी वो गर्म से ठंडा होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हॉट एयर आएगी और यहाँ पर एकदम फ्रीज वाला पानी रहेगा, एकदम ठंडा पानी रहेगा। तो यहाँ से हॉट एयर यानी कि गर्म हवा का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ये जो ठंडा ठंडा पानी जाएगा उसको। अब अगर ये गर्म हवा अपना टेम्परेचर इस ठंडे पानी को दे रही है तो ये ठंडा पानी गर्म नहीं होगा क्या, कुछ देर बाद हो जाएगा ना। अरे गर्म हवा अपना टेम्परेचर इसको दे रही है तो कुछ देर बाद ये भी तो अपना क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। सो हम लोग यहाँ से ठंडा ठंडा पानी भरते रहेंगे और यहाँ से जो पानी गर्म होता रहेगा उसको निकालते रहेंगे। ये मशीन इसलिए लगाया गया है, इसको वाटर कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने और जगह यूज़ किया है, कहाँ कहाँ, सिंपल डिस्टिलेशन में भी यूज़ किया है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों में यूज़ किया है। सो ये प्रोसेस हम लोग का हो गया। अब यहाँ से जब एयर को मैं बहुत ठंडा कर दूंगा, अब यहाँ से एयर तो ठंडी हो गई तो यहाँ से कौन सी जाएगी, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यानी कि अभी यहाँ पर अपनी जो एयर है वो ठंडी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक का प्रोसेस समझा ना कि वो ठंडी हो चुकी है। सो कोल्ड एयर, अब कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इधर जा रही है, कोल्ड हो चुकी है यहाँ पर जा रही है। अब यहाँ पर जा रही है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है, अब अपनी हवा ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, सेपरेटर लगाया है। ये सेपरेटर क्या काम करेगा, ये सेपरेटर जो ठंडी हवा यहाँ पर हुई थी उस ठंडी हवा को और ज्यादा ठंडा करेगा, उस ठंडी हवा को क्या करेगा, और ज्यादा ठंडा करेगा। तो देखो यहाँ से, अब यहाँ पर था क्या क्या, यहाँ पर था क्या क्या, यहाँ पर N2 था, O2 था, AR था और CO2 था। ये 4 गैसेस मेजरली हम लोग ले रहे हैं। अब इनमें से यहाँ पर ठंडी होकर आ चुकी है, अब ये सेपरेटर उनको और ज़्यादा ठंडा करेगा, यानी कि नाइट्रोजन भी ठंडी होगी, ऑक्सीजन भी ठंडी होगी, आर्गन भी ठंडी होगी और CO2 भी ठंडी होगी। सो CO2 जो है वो इतना ठंडी हो जाएगी कि वो बाहर निकल जाएगी। कैसे, CO2 आउट एज ड्राई आइस बनकर, क्या बनकर, ड्राई आइस बनकर। ये ड्राई आइस क्या होता है भैया, अगर मैंने आप लोग को सिंपल सा आइस का फॉर्मूला पूछा तो H2O बोलना, जैसे मैंने ड्राई आइस पूछा तो H2O मत बोलना, क्योंकि ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आकर के एकदम कंप्रेस हो चुकी थी और यहाँ पर आकर के वो जो ये जो CO2 था ना अपना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे। किसी गैस को जितना ज़्यादा ठंडा करोगे उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड बनती जाएगी, उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड बनते जाएगी। सो हम लोग इसको और ठंडा करेंगे। सो ये जो CO2 होगा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और ड्राई आइस बन जाएगा। सो ड्राई आइस को हम लोग इधर से निकाल लेंगे। इतना समझा, इतना समझा क्या, ड्राई आइस को हम लोग इधर से निकाल लेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझा होगा। अच्छा, अगर ड्राई आइस यहाँ से निकल जाएगी तो हम लोग ने एक को तो हटा दिया, अब बचा कौन सा है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब जैसे ही इधर जाएगा तो इधर ही अपना काम होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसीलिए बोला था कि यहाँ आप लोगों को यहीं तक समझेगा। अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, तो ये वाला आप लोग को समझ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा। अभी आ जाते हैं हम लोग अपने असली काम पर। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझा रहेगा, है ना, यहाँ तक समझा है ना। एक मिनट, आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ, तो आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का अपना असली काम शुरू होता है, जो कि क्या होता है देख लो। इधर से देखो, अभी इधर कौन कौन सी गैस बची, क्योंकि CO2 को तो यहाँ पर ये सेपरेटर ने क्या किया, ये जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आ रही थी उसको और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया।
इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया कि जो अपना CO2 था वो अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया और ड्राई आइस बन गया। अच्छा, ड्राई आइस क्या होता है पता है? जैसे आप लोगों ने वो फिल्मों में देखा रहेगा ना, ऐसे नीचे से ऐसे धुआं धुआं होते रहता है। वो धुआं धुआं जो होते रहता है वो एक्चुअल में सॉलिड CO2 ही होता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। वो दिखता कैसा है? दिखता आइस की तरह, इसलिए हम लोग उसको ड्राई आइस बोल दिए, लेकिन वो गीला नहीं करता है, इसलिए हम लोगों ने उसको ड्राई आइस बोला। यानी कि अगर हम लोगों ने ड्राई आइस लिया है, हम लोगों ने सॉलिड CO2 लिया है, तो वो हम लोग को गीला नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल आइस ले लिया तो कैसा होगा? हम लोग ऐसे भीग जाएंगे ना, लेकिन सॉलिड CO2 ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, वो जो होता है वो ऐसा, आप लोगों ने मूवीज में देख रहा है वो वाइट वाइट जो नीचे ऐसा रहता है, ऐसा धुआं जैसा, वही वो रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से है? नाइट्रोजन है, आर्गन है और ऑक्सीजन है। अभी ये असली काम यहीं से शुरू होगा, अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यहीं पर अपना असली प्रोसेस शुरू होगा। देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कब यूज़ करते हैं? जब जिन दो, अच्छा यहाँ पर हम लोग के जो ये सब लिक्विड बन चुके हैं, ये सब लिक्विड बन चुके हैं, ये जो अपने है ना कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ये सब। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपांशन जेट। अब देखो यहाँ पर ये सब लिक्विड बन चुके थे, सो यहाँ से जब ये लिक्विड बन चुके हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ से ये सब लिक्विड बन चुके हैं, फिर ये जब लिक्विड बन चुके हैं और दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब जिन दो लिक्विड्स को हमें अलग अलग करना है, उनके बीच के जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से कम हो, उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। सो यहाँ पर N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो होता है 77 केल्विन। आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 87 केल्विन। और अपना जो ऑक्सीजन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 90 केल्विन। सो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस निकाल कर देख लो, 25 केल्विन से कम ही आएगा, 25 केल्विन से कम ही आएगा। सो वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा? हम लोग इसको हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ करके 77 केल्विन हो जाएगा तो नाइट्रोजन के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और वो वेपर्स बनकर उड़कर जाने लगेगा। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन पूरा जाने लगेगा और थोड़ा थोड़ा अपना आर्गन भी जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये अपना ऑक्सीजन भी जाएगा। फिर जैसे ही 87 आएगा तो 87 में आर्गन भी पूरा जाने लगेगा, नाइट्रोजन तो पूरा जा ही चुका रहेगा। अब बचा कौन सा? अपना ऑक्सीजन। अब जैसे ही अपना ये ऑक्सीजन बचा तो यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन निकल जाएंगे। देखो N2 AR आउट यानी कि यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ पर अपना कौन जाएगा? यहाँ पर अपना सिर्फ O2 जाएगा। यहाँ पर अपना कौन सा जाएगा? सिर्फ O2 जाएगा। अब ये O2 यहाँ से जाएगा, सो ये फिर से लिक्विड, अपना लिक्विड में ही तो था और ये हम लोग को लिक्विड ही बना हुआ मिल रहा है। बोलिए, समझ में आया? इतना समझ में आया? ये समझ में आया पूरा प्रोसेस? यही पूरा प्रोसेस हम लोग को, यही तो लिक्विड ऑक्सीजन ही तो चाहिए था। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करिए, तब तक मैं इसको एक बार फिर से रिविजन करवा देता हूँ आप लोग का। सो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो मैंने बताया ना, ये आप लोग को और अच्छे से समझ जाएगा, तुरंत खुद से समझ जाएगा जब आप लोग वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का देख कर आओगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने वही अपना प्रोसेस लगाया, ये वाला, ये फ्रैक्शनेटिंग यहाँ पर कॉलम लगाया है, इसके अंदर ग्लास बीड्स भरे हैं और यहाँ पर हम लोग के पास क्या है? नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है। अब जैसे ही टेम्परेचर 77 केल्विन आएगा, नाइट्रोजन के वेपर्स बनने लगेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के वेपर्स बनने लगेंगे और फिर ऐसे ही आर्गन के भी वेपर्स बनने लगेंगे, और अपना जो नीचे बच जाएगा, कौन सा? नीचे अपना ऑक्सीजन बच जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा रैपिडली होगा। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग के पास एयर था, उस एयर में क्या क्या था? उस एयर में नाइट्रोजन था, आर्गन था, ऑक्सीजन था और कार्बन डाइऑक्साइड था और कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे। तो सबसे पहले तो हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को अलग करेंगे इस फिल्टर मशीन की मदद से। अब उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर सिर्फ एयर जाएगी। अब एयर जैसे ही यहाँ पर जाएगी, सो एयर को हम लोग ऐसा पंच मारेंगे। अब एयर को पंच मारेंगे तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू होंगे। अब जैसे ही वो कोलाइड करना शुरू होंगे तो जो हम लोग का एयर रहेगा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोलाइजन होता है तो हीट रिलीज होती है। इसको ध्यान रखो, जब भी कोलाइजन होता है तो हीट रिलीज होती है। इसके एग्जाम्पल बड़े आसानी से देख सकते हैं, आप लोग देखते रहेंगे। एक गाड़ी चल रही है आगे आगे, पीछे से गाड़ी ने आके उसको टक्कर मार दी, सो वहाँ पर बीच में कोलाइजन हुआ है, और वो जो कोलाइजन हुआ है तो वहाँ पर गर्मी भी बढ़ती है। सो वहाँ पर वो जो कोलाइजन हुआ है यानी कि हीट रिलीज हुई है, यानी कि जब भी कोलाइजन होगा हीट रिलीज होगी।
सो यहाँ से हॉट एयर अंदर जा रही है, अब यहाँ से गर्म हवा अंदर जा रही है, तो गर्म हवा को हमें ठंडा करना है। ठंडा क्यों करना है भैया? क्योंकि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ करते हैं जब हम लोग का दो मिसिबल लिक्विड्स हो, और एयर है वो लिक्विड तो नहीं है, वो तो गैस है। सो हम लोग को यहाँ पर पहले उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हॉट एयर जा रहे हैं। अब अगर ये हॉट एयर अपना हम लोग इसको कूल करेंगे, कूल करने से एयर लिक्विड बन जाएगा। अब ये हॉट एयर अगर अंदर जा रहा है तो किस तरह से इस गर्म हवा को अगर मैं ठंडा कर दूँ तो क्या होगा, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर पाएंगे। सो हॉट एयर अंदर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एकदम फ्रीजिंग वाला फ्रीज वाला वाटर, मतलब एकदम ठंडा ठंडा पानी यहाँ से निकालूंगा। सो यहाँ से गर्म हवा अंदर जाएगी। सो ये गर्म हवा का जो टेम्परेचर है वो ये ठंडा पानी ले लेगा, और यहाँ से हम लोग ठंडा पानी भरते जाएंगे, और जो पानी गर्म होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे। सो ये जो अपना एयर था वो कैसा हो गया, अभी इधर कूल हो गया, कोल्ड हो गया। सो यहाँ से कौन सा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, यानी कि कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से जा रहा है। अभी भी हम लोग उस कंप्रेस्ड एयर को, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को इस सेपरेटर के हेल्प से इतना ज़्यादा कूल कर देंगे कि जो हम लोग का CO2 रहेगा वो सॉलिड बन जाएगा, और वो ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ से हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है लिक्विड एयर। लिक्विड एयर में कौन कौन सा एयर बचा है, लिक्विड एयर में बचा है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन इधर बचा है। सो हम लोग यहाँ पर वही अपना यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पर ही पूरा प्रोसेस होगा इसको अलग अलग करने का। सो जैसे 77 केल्विन आया नाइट्रोजन निकला, 87 केल्विन आया आर्गन निकला, और बच गया कौन सा, ये वाला। सो जब ये दोनों निकल गए तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से आउट कर देंगे, और बचेगा कौन सा, सिर्फ अपना ऑक्सीजन, जो कि किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। बोलिए आज का लेक्चर आपको समझ में आया? समझ में आया क्या ये पूरा प्रोसेस? ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट हम लोग को जो एयर चाहिए था, यानी कि हम लोग को ये चाहिए था, तो हम लोगों ने इसको ले लिया यहाँ से। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी अगर मान लो मेरे को कभी CO2 की ज़रूरत पड़ी तो CO2 मैं इधर से ले लूँगा। अगर मेरे को कभी नाइट्रोजन या आर्गन की ज़रूरत पड़ी वो मैं इधर से ले लूँगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो वो तो इधर आ ही रहा है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर भी आप लोग को दिक्कत हो सकती है, कब? जब आप लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सही से नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर वही प्रोसेस हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।